दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, स्काइप जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है। 10 साल का एक्सपीरियंस है। आज वो आपको प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में किस तरह से आप करियर बना सकते हो, आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कितना पे आउट होता है, कैसे जॉब लग सकती है, उसके बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल प्रशांत जी। केजी कोडिंग के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। थैंक यू सद्दाम सर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल एंड जो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आई विल बी वेरी हैप्पी। दैट्स रियली नाइस। सो बेसिकली दोस्तों मैंने इनको अपने चैनल पे इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि ये कोडर हैं, बेसिकली एक एंड्रॉइड डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, तो नो डाउट इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जो भी जानकारी ये आपको देंगे वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, 100% एक्यूरेट जानकारी देंगे जिससे आपको भी अपने करियर में काफी हेल्प मिल सकती है। सो इस पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी आपसे सवाल यही है कि आपकी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग जॉब थी वो किस कंपनी में लगी थी, क्या आपकी सैलरी थी? सर फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट की 2013 में, जस्ट आउट ऑफ कॉलेज। एंड मैं एक सेशन एम नाम का एक प्रोडक्ट था जिस पे काम करता था। एक इंडियन कंपनी थी अपोस्टेक के नाम से, जो एक्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जहां मेरी जॉब लगी थी। और मेरी फर्स्ट सैलरी होती थी 22,000 अ मंथ। 22,000 रुपए? 22,000 रुपए मिलते थे सर। यस। और ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी, राइट? हाँ सर, ये मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी। ग्रेट ग्रेट। सो प्रशांत जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि अक्सर मार्केट में इस चीज की बहुत ज्यादा आप कह लो र्यूमर है या पता नहीं सही इंफॉर्मेशन है गलत है। लोग यही मानते हैं कि एक प्रोग्रामर की, कोडर की जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी भी, वो भी दूसरी इंडस्ट्री से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अगर कोई एक जैसे मान लेते हैं कोई कस्टमर सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहा है या कोई ऐसा कंटेंट राइटर है और कोई एक कोडर, एक प्रोग्रामर है जो सिर्फ कोडिंग ही करता है, तो एक कोडर की सैलरी दूसरी इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉयज से कहीं मतलब कई गुना ज्यादा होती है। तो क्या ये बात बिल्कुल सच है और क्या रियल में सबके साथ ऐसा होता है? हाँ सर, मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे ही दूंगा कि दिस इज ट्रू एंड फॉल्स। कैसे कि देखिए, बहुत कम प्रोग्रामर्स ऐसे हैं, अगर आप आईआईटी से पास आउट हो रहे हैं, एनआईटी से पास आउट हो रहे हैं और आप एज अ फ्रेशर जो अपनी जॉब कर रहे हैं वो अमेजॉन में, माइक्रोसॉफ्ट में, जहां लोग ये कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाती हैं, अगर आप जनरली वहां प्लेस हो रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग पैकेज जो होता है वो जनरली, अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो अप्रॉक्स 25 लाख टू 30 लाख रुपीज होता है विद फॉर अ ईयर। जो आप पर वैसे ईयर, अखबारों राइट? में 1 करोड़ और 2 करोड़ की न्यूज पढ़ते हैं, वो उतना नहीं होता है। बट हाँ, अगेन, जो बच्चा फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज निकला हो, हमको पता है उस समय पैसे की क्या वैल्यू होती है ना। कैंटीन जाने के लिए 10 रुपए मिल जाए तो ऐसा लगता है कि क्या बात है। और उसके बाद सडनली एग्जैक्टली। अगर आपको 2 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाए, सडनली 2 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाए, तो दैट इज अ लॉट। एंड अगेन, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत ज्यादा है ना, बिल्कुल बाकी से बिल्कुल। कंपेयर करेंगे तो। बट अगेन, आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि क्या ऐसा सबके साथ होता है, नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। जैसे मैं खुद अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, यूपीटीयू के एक प्राइवेट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ। तो अगर मैं वहां की बात करूं तो हमारे यहाँ मोस्टली कंपनीज कौन सी आती थी, इंफोसिस, एक्सेंचर, इस टाइप की कंपनीज आती थी जिनका एवरेज पैकेज जनरली हुआ करता था 3 लाख, 3.5 लाख, जो आज की तारीख में भी राइट। जनरली इतना ही चल रहा है, 4 लाख तक, है ना। तो वहां जनरली स्टार्टिंग सैलरी जो मोस्ट ऑफ द बच्चा है हमारे यहाँ का, उसकी जनरली इतनी होती है, 20,000 टू 25,000। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली अगर एक हम दूसरे पहलू से इसको देखें, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने में नो डाउट फायदा बहुत ज्यादा है क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी खासी स्टार्ट होती है। इवन मुझे खुद भी मालूम है, मैंने तो अपने कॉल सेंटर से करियर स्टार्ट किया था जबकि मैं एमसीए ही कर रहा था, मतलब मैं खुद भी प्रोग्रामिंग सीख रहा था। सो उस टाइम पे मुझे लगता है मेरा पे आउट 8,000 रुपए के आसपास था, या 8,000 रुपए पर मंथ की मेरी सैलरी बिल्कुल। थी। और वहीं आपने बताया कि एक अगर कोई कोडर है और कोई कोडिंग इंडस्ट्री में किसी का जॉब लगता है स्टार्टिंग में, तो 20-22 हजार रुपए स्टार्ट हो जाता है, राइट? हाँ, थोड़ा सा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ सर आपको, बट हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर मैं, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 22,000 भी है, सपोज 20,000, 25,000 है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत क्विकली बहुत ज्यादा है। जैसे मेरे बिल्कुल। साथ के लोग ऐसे भी थे जो इंजीनियरिंग में, जिन्होंने सपोज मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करी या सिविल से इंजीनियरिंग करी, जिनकी भी स्टार्टिंग जॉब सपोज 20,000, 25,000 की लगी। मतलब बोल रहा हूँ, इंजीनियरिंग फील्ड में भी अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं या कोडिंग में हैं, तो जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। मेरे शायद बाकी दोस्त, जब मैं अभी बात करूं तो आज भी शायद 20 लाख, 15 लाख, 20 लाख की सैलरी पे होंगे, पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लाख, 1.5 लाख रुपए, और बिल्कुल जिन्होंने बिल्कुल। अच्छा किया है। बट अगर आप सेम चीज अगर कंप्यूटर साइंस वालों से कंपेयर करेंगे, कोडिंग जॉब से कंपेयर करेंगे, तो वो 10 टाइम्स है। बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि बात आ गई है कि प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में जो सैलरी है वो 10 टाइम्स कहीं ज्यादा है राइट नाउ भी। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपने अभी राइट नाउ, आपको खैर यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हो जैसा कि हमारा डिस्कशन हुआ, आपने जब जॉब लेफ्ट किया था लास्ट टाइम, जो भी लास्ट आपकी कंपनी थी, तो बेसिकली उस टाइम आपका ईयरली पैकेज क्या था?
सर मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है यूट्यूबर बने। मैंने लास्ट डे अपना जो माइक्रोसॉफ्ट में कंप्लीट किया है दैट वाज 27 सितंबर, तो जस्ट लाइक 1.5 मंथ्स अगो। तो तब मेरा ओके। लास्ट डे था एंड व्हेन आई लेफ्ट माय पैकेज वाज अराउंड 1.05 सीआर, मतलब 1 करोड़ 5 लाख के आसपास का पैकेज था, ईयरली पैकेज। सो दोस्तों आप देख रहे हो 1 करोड़ 5 लाख का पैकेज था, मतलब ये ईयरली इनकी इनकम थी या सैलरी कह लो या जो भी पे आउट था इनका टोटल, और लास्ट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी। सो प्रशांत जी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, और मतलब ये तो खैर प्योर कोडर ही हैं बेसिकली कहा जाए तो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते थे, फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह करते थे। अभी उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या है, और एक बेसिक सा एंड्रॉइड ऐप अगर किसी को डेवलप करवाना है तो क्या कॉस्ट होती है। अक्सर सब्सक्राइबर्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि एक एंड्रॉइड ऐप अगर बनवानी है तो उसका क्या प्राइस हो सकता है, एक बेसिक सी वेबसाइट डेवलप करवानी है या ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करवाना है तो क्या एक स्टार्टिंग प्राइस होना चाहिए, तो उस पर भी अभी आएंगे। अभी फिलहाल एक मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बनना चाहते हैं, वेब डेवलपर तो बनना चाहते हैं, बट दे डोंट नो कि कौन सा कोर्स किया जाए। सारी चीजें प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में आती हैं। सो मैं आपसे 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल तो मेरा ये है, इफ समवन वांट्स टू बिकम अ वेब डेवलपर तो उसे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए अपने कॉलेज में, और अगर कोई एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है तो कौन सा कोर्स वो ज्वाइन करे या कौन सी डिग्री उसे लेनी चाहिए। तो सवाल आपका सर बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप जैसे वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे बच्चे अगर कहीं पे पढ़ के कंफ्यूज ना हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी इसको बोलते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो चाहे वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो। इसमें बेसिकली देखिए, आप किसी भी अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, किसी कंपनी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी चीज आजकल बहुत सारी है ना, और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं ये सीख लूं या मैं ये सीख लूं या मैं ये सीख लूं। देखिए मुद्दे की बात यह है, 2-4 इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो एकदम बेसिक है। जैसे अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पर काम कर रहे होंगे, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जनरली अगर आजकल बहुत सारे मॉडर्न प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रिएक्ट, इनकी जनरली जरूरत पड़ती है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक टू अ कंपनी होती हैं, कंपनी ने अपना कोड बेस लिख के रखा हुआ है, तो वो जनरली उस पर आपको कुछ समय देती हैं, ट्रेन करती हैं, है ना। तो आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं है कि मैं ये टेक्नोलॉजी भी सीख लूं, आजकल क्या नया आ गया है ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं। मेरा सजेशन हमेशा बच्चों को ये रहता है कि आप बेसिक्स जो हैं, जो जनरली हर जगह यूज होते हैं, उन पे ध्यान दें। इंटरव्यूज में भी जनरली क्या होता है, बच्चा ये कोशिश करता है कि मैं इंटरव्यूअर को बता दूं कि मुझे 25 टेक्नोलॉजी आती है। उससे एग्जैक्टली एक्चुअली आपका फायदा नहीं होता, उससे आपका नुकसान होता है। नुकसान क्योंकि होता है अब बिल्कुल। एज एन इंटरव्यूअर, मैंने 700 इंटरव्यू लिए हैं, तो मुझे पता है अगर बच्चा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम ले दे जिसमें मैंने काम किया है, तो उसके बाद में सारे क्वेश्चंस वहां से पूछूंगा जो मुझे आता है। पर क्योंकि आपने तो 25 राइट। का नाम लिया है, तो आपको तो सब में से थोड़ा थोड़ा आता है। अच्छा तब होगा जब बिल्कुल आप ये बोलें बिल्कुल। सर मुझे 2 आती हैं और ये मुझे अच्छे से आती हैं, और एज एन इंटरव्यूअर मैं वहां आपको ना पकड़ पाऊं, है ना। तो मैं तो अगेन यही बोलूंगा, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, जनरली ये बेसिक कोर्सेज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। और अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें कुछ अलग से नहीं है। एक एंड्रॉइड कहीं पर भी आप जाएंगे तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट का जो कोर्स है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो सेम है। जनरली कॉटलिन करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आजकल एंड्रॉइड का कोड लिखा जाता है, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे अपने टाइम पे याद है, उस टाइम पे जब एंड्रॉइड नया नया मार्केट में आया था, आई थिंक उसका कोई स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह होता है। खैर मैं तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट जी करता नहीं हूँ, जी। बट व्हाट आई हर्ड कि एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए समवन नीड्स टू हैव गुड नॉलेज ऑफ जावा। जावा सीखना जरूरी है। सो इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू ये लर्न सर जावा। ये सर जब आप और हम कॉलेज में थे तब ये एकदम ट्रू था। पहले अगर एंड्रॉइड की आप ऐप बनाते थे तो वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही बनाई जाती थी। तकरीबन आज से 7-8 साल पहले एंड्रॉइड टीम ने डिसाइड किया कि जावा की एप्लीकेशन बहुत स्लो है, और हमको क्योंकि एप्लीकेशन फास्ट करनी है तो हम एक अपनी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे, और एंड्रॉइड की जो एप्स हैं वो उस लैंग्वेज में बनाई जाएंगी, जिसका नाम मैंने आपको बताया, कॉटलिन है। तो ओके। पिछले 7-8 साल से मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हैं, एटलीस्ट स्पेशली जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटी कंपनियां बनाती हैं, वो सब कॉटलिन में होता है। अगर आप पुरानी कंपनियों की बात करेंगे, अब जैसे मैं मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए काम करता था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, अब उनका कोड तो 20 साल पुराना भी लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, वहाँ सी भी है, C++ भी है, जावा भी है, कॉटलिन भी है। बट अगेन अगर आप एज अ फ्रेश, मतलब एज अ नया इंजीनियर बन रहे हैं तो आपको सिर्फ कॉटलिन में सीखना चाहिए, जावा आपको सीखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की और प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने की। अब बात करते हैं आपके राइट नाउ जो आप कर रहे हो। सो आपने जॉब लेफ्ट किया जी माइक्रोसॉफ्ट से, अभी राइट नाउ आपका केजी कोडिंग के नाम से यूट्यूब चैनल है जिसपे बहुत जल्दी आपने ग्रोथ हासिल की है। मैंने देखा है 4-5 वीडियोस ही हैं आपके, काफी लेंदी आपके वीडियोस हैं, 20-20 घंटे का आप कंटेंट बना रहे हो, और सिर्फ 4 या 5 वीडियो से आपने अप्रोक्स 36 या 37,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए हैं। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले प्रशांत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने
कम नंबर ऑफ वीडियोस से कोई इतनी जल्दी ग्रोथ हासिल कर ले। लोग तो मतलब इतनी कोशिश करते हैं, यहाँ के वीडियोस वहां के वीडियोस लेके डालते हैं किस तरह सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, बट एक्चुअल में अगर आपने 5 वीडियोस में 35-36 हजार सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं तो नो डाउट आपके कंटेंट में दम तो है। ठीक है, मैंने भी वीडियोस देखे हैं आपके। अगर भाई कोई भी कोडिंग वगैरह सीखना चाह रहा है बिल्कुल जीरो लेवल से, तो प्रशांत जी के चैनल है केजी कोडिंग के नाम से, आई थिंक केजी कोडिंग बाय प्रशांत सर, ये है पूरा चैनल का नाम। जी लिंक सर। मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जी सर। जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो अब बात करते हैं कि आपने जॉब ड्रॉप करने के बाद आपके माइंड में ऐसी क्या चीज आई जिसने इंस्पायर किया कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। आप कुछ और भी कर सकते थे, है ना, आपने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया? जी सर। तो सर मैं इसमें ये बोलूंगा कि जैसे बहुत सारे लोगों का फैमिली बिजनेस होता है ना, तो एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि यार यही कर लेते हैं। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन मतलब जो मेरे बड़े भैया हैं वो एक्चुअली टीचर हैं शुरुआत से, और वो भी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए गेट की कोचिंग वगैरह देते हैं, है ना। तो उन्होंने एक्चुअली 7-8 साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था एज अ हॉबी, क्योंकि वो तो एक्चुअली कोचिंग्स वगैरह में पढ़ाते थे, बट उन्होंने एज अ हॉबी स्टार्ट किया था कि यार बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो एक्चुअली ट्रैवल करके पढ़ाते थे। तो उन्होंने बिहार में, चंडीगढ़ में, मतलब पंजाब में बहुत जगह पढ़ाया है कि यार बच्चों का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, और फीस जो है वो बहुत सारे कोर्सेज की बहुत ज्यादा होती है, बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया उस समय कि यार मैं यूट्यूब पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे डालूंगा, और जो बच्चा है जो घर बैठ के पढ़ाई करना चाहता है, इसके पास इंटरनेट कनेक्शन है बट शायद मोटी फीस देने के पैसे नहीं है, वो पढ़ पाए। उस समय वो एज अ हॉबी था, बट धीरे धीरे ऐसा लगा कि बच्चों का बहुत प्यार मिला। आज उनका जो चैनल है वो ऑलमोस्ट 6.5 लाख सब्सक्राइबर पे है काफी समय से। तो मैं हमेशा से उनसे थोड़ा सा आप ये कह लीजिए इंस्पायर्ड था, उनके साथ बातचीत होती थी, समझ आता था क्या है। तो वहां से हमेशा ये नीड समझ आई कि जो कोर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो तो बहुत हैं, है ना, बट एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले जो कोडिंग पढ़ा सकें, जिससे बच्चों की एक्चुअली जॉब लगे, जिससे बच्चे प्रोजेक्ट्स बना सके, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और जो हैं वो ऐसे हैं जिनको अपना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो कहीं मतलब किसी तरह से जोड़ तोड़ करके कंटेंट टीचर बना बन गए रहे हैं। हैं, या उतना नॉलेज नहीं है। हाँ, या उतना बिल्कुल नॉलेज नहीं है, या बस कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा कुछ बच्चे को बता दूं, 5 मिनट का 10 मिनट का एक वीडियो बना लूं, और उसके बाद बच्चे राइट, को अपना जो भी पेड कोर्स है वो मैं बेच पाऊं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने की कोशिश थी। इसलिए जैसे आपने बोला कि बहुत लंबे वीडियोस हैं, वो एक्चुअली वीडियोस लंबे इसलिए हैं कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी उठाई उसको खत्म कर दिया, यानी उसके लिए आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की, कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप प्लेलिस्ट ढूंढते रहें, रोड मैप्स ढूंढते रहें, इस सब की जरूरत ना पड़े। आप एक वीडियो उठाओ और एज अ बच्चा मुझे क्लैरिटी हो कि अगर ये वीडियो मैंने पूरी कर ली तो मुझे टेक्नोलॉजी समझ आ गई है। दैट्स रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा अप्रोच है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे कभी आप कोई भी चैनल देखते हो और वहां पर अगर मोस्ट प्रोबेबली आपको जो चीजें सिखाई जा रही हैं, बेसिकली उसका इंटेंशन ये है कि आप वो चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सको। जैसे यूट्यूब पे तो सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। दे आर जस्ट लुकिंग टू अर्न मनी, वो सिर्फ आपका वॉच टाइम बढ़ाने के चक्कर में अपनी अर्निंग के प्रोस्पेक्ट से कंटेंट क्रिएट करते हैं। बट प्रशांत जी का जो चैनल है पूरा टेक्निकल चैनल है, सारी प्रोग्रामिंग चीजें सिखाते हैं, इसलिए लंबे लंबे वीडियोस हैं इनके, मतलब 20-20 घंटे का वीडियो है। मुझे तो लगता है कि पूरा 3-4 मूवीज एक साथ देख लो, उतना बड़ा आपको पूरा एक वीडियो है। और इंटेंशन हालांकि जो आपका है लोगों को सिखा सकें बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा जीरो लेवल से। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। एक कॉलेज लेवल की अगर हम बात करें तो कॉलेज में बेसिकली आपको सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है, बुकिश नॉलेज होता है, बट प्रैक्टिकल सीखना बेहद जरूरी है। सो दोस्तों इस थॉट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि प्रशांत जी को भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आपके लिए ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया लोग लेकर के आता रहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। अब कुछ हम बात करेंगे आपके पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में और अर्निंग्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी तो आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, एंड एज आई नो अभी आप सिर्फ यूट्यूब ही ऑपरेट कर रहे हो और यूट्यूब पे अपना नॉलेज वगैरह शेयर करते हो, तो यूट्यूब पे चैनल आपका मोनेटाइज्ड है। अभी राइट नाउ जी यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो चुकी है? सर, अभी यूट्यूब से आई थिंक मैंने टोटल 9,000 रुपए के आसपास अर्निंग हुई है, क्योंकि एक ही महीना हुआ है अभी शुरू किए हुए भी। तो अगेन मतलब पॉइंट इज कि मैं जो छोड़ के आया हूँ वो शायद मैं अभी यूट्यूब रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं है। आई थिंक बच्चों का जो प्यार मिल रहा है, जितने कमेंट्स मिल रहे हैं, जितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, आई थिंक वो मेन चीज है विच इज ड्राइविंग मी कि हाँ मुझे ये काम अभी और करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी तो आपने चैनल आपने कब स्टार्ट किया यूट्यूब का, मतलब अप्रोक्स कितना मंथ हो गए? सर 2 मंथ दो पहले मैंने महीने पहला हो गए। वीडियो डाला है। 2 महीने पहले आपने पहला वीडियो डाला और अभी राइट नाउ आप ऑलमोस्ट 40,000 सब्सक्राइबर पे जाने वाले हो, 9,000 रुपीज आप अर्न भी कर चुके हो।
तो नो डाउट वो चलो चैनल तो आपका बढ़िया ग्रो होगा ही, लोग आपको प्यार जरूर देंगे क्योंकि कंटेंट आपका अच्छा है। चलो अब एक सवाल ऐसा है जो मेरे माइंड में आ रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एमएनसी में काम करते थे, आपने बताया कि ऑलमोस्ट 1 CR के ऊपर आप अर्निंग कर रहे थे पर ईयर का, जो आपका सैलरी पैकेज वगैरह था, जो भी स्टॉक्स वगैरह थे आपके, सब कुछ मिला करके। अभी राइट नाउ आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो नो डाउट आपने अपना नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी देख लिया होगा, बिकॉज आप फुल टाइम अभी यूट्यूब करते हो। क्या आपको लगता है कि जी। एमएनसीज कंपनी में काम करना और एज अ कंटेंट क्रिएटर इंडिविजुअली काम करना, दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है आपके हिसाब से फ्रॉम अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू? सर आपका जो सवाल है मैं दो तरह से जवाब दूंगा। एक तो है अर्निंग पोटेंशियल, है ना, हम्म। और एक है अर्निंग प्रोबेबिलिटी। मतलब एक तो ये है कि जो शायद अपनी लीग में टॉप पर है वो कितना कमा सकता है। मतलब अगर सपोज मैं क्रिकेट से कंपेयर करूं, है ना, अगर आपका बच्चा क्रिकेटर बन रहा है और आप उससे पूछे कि भैया आप कितना कमा सकते हो, तो डिपेंड करता है। अगर मैं इंडिया खेल लिया तो मैं शायद सबसे ज्यादा कमा सकता हूँ, और अगर मैं नहीं खेल पाया तो शायद मैं कुछ नहीं कमा पाऊंगा। मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन भी थोड़ा सा इस टाइप का ही है। अगर जो मतलब जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज्यादा है, तो अगर बच्चों का प्यार सच में मिलता रहा, मैं क्वालिटी कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कर पाया और सच में ऐसा लगा कि कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली एमएनसी से ज्यादा पोटेंशियल है, मेरे को ऐसा लगता है अर्निंग का। और शायद एक ये कारण है इसलिए मैं ये अपने इस मतलब 10 साल काम करने के बाद ये करियर स्विच करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट अगेन अगर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात करें, कंफर्ट की बात करें, फैसिलिटीज की बात करें, तो वो ऑब्वियसली जो एमएनसी में थी वो यहाँ नहीं मिलने वाली। वेल मैं तो आपको यूट्यूब को पोटेंशियल बताना चाहूंगा कि एमएनसीज की फैसिलिटीज भी आप भूल जाओगे। अभी तो फिलहाल देखो आप कितना कमाने वाले हो, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग अभी सेट हो चुके हैं, मतलब आप ये समझो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं भी यूट्यूबर ही हूँ, मेरा भी चैनल अभी ग्रो हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी सारी ऑडियंस सब लोग जानते हैं, 2 महीने 3 महीने पहले से मैंने कंटेंट अच्छा अपलोड किया, थोड़ा डिफरेंट अपलोड किया, तो नो डाउट लोगों ने प्यार दिया, चैनल ग्रो हुआ, अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे फायदा उठाया। कोविड के टाइम पे यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोग घर में बैठे थे, कोई काम था नहीं, तो लोग दिन भर यूट्यूब देख रहे थे और जिसका चैनल मिला सब्सक्राइब कर लिया। तो कुछ मिलियंस वाले हैं जो मतलब कोविड के टाइम का फायदा अब उठा रहे हैं। लेकिन आप और हम एक ऐसे क्रिएटर्स हैं जो हम सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे बेसिकली ग्रो कर रहे हैं, और आपका चैनल देख करके जो आपके इनसाइट्स है चैनल के ना, वो वाकई बहुत इंप्रेसिव हैं, क्योंकि 5 वीडियोस में 40,000 सब्सक्राइबर, वही पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स जो बेसिकली कोडिंग लर्न करना चाह रहे हैं, दे आर लुकिंग द करियर इन प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री। तो बहुत पोटेंशियल ऑडियंस है, और मैं पूरी आपको आप यूं कह लो कि आपको दुआ देता हूं, अपनी लैंग्वेज में कहूं, कि आपका चैनल बहुत स्पीड से ग्रो हो, जल्दी से आपके पास भी सिल्वर प्ले बटन आना चाहिए जैसे मेरे पास आया है। उससे मोटिवेशन मिलता है, और वो भाई साहब तभी होगा जब आप सब लोग इनको प्यार देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और प्रशांत जी के चैनल पे विजिट करके उनको भी सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस का काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। फटाफट आपके आंसर चाहूंगा। आपका फेवरेट कोड एडिटर क्या है जिसमें आप कोडिंग वगैरह करते हो? विजुअल स्टूडियो कोड करके कोडिंग एडिटर होता है माइक्रोसॉफ्ट का, आई थिंक वो मुझे सबसे लाइट सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, लाइफ में सबसे पहला ये प्रोग्राम आपने कौन सा लिखा था? सर हेलो वर्ल्ड लिखा था। आई थिंक सब बच्चे जब प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड से ही करते हैं, तो आई थिंक मैंने भी हेलो वर्ल्ड ही लिखा था। हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मुझे भी सिखाया गया था, सबको हेलो वर्ल्ड ही सिखाया जाता है। उसके अलावा कोई दूसरा प्रोग्राम जो आपको याद हो, मतलब आपने खुद से उसको राइट किया? सर जैसे मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया क्लास 11th में। तो हमारे यहाँ जैसे स्कूल में जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है साइंस के साथ, तो वो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था। तो मैं फिजिक्स भी उस समय पढ़ने में मुझे काफी इंटरेस्ट आता था, तो मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा था और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहा था। तो जो पहला कोड मैंने लिखा बेसिकली सी पढ़ के, उसमें बस मुझे इफ एल्स चलाना आता था, कि बस एक बेसिकली कंडीशन कैसे लिखते हैं बस इतना पता था। और वो मैंने उसी में 600-700 लाइन का एक कोड लिख दिया था, जो बेसिकली न्यूटन की इक्वेशंस होती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कि आप उसमें 3 वेरिएबल डालो और वो चौथे की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको देगा। वो कोड शायद अगर आज की तारीख में कोई लिखे तो 20 लाइन में हो सकता है, बट मुझे उस समय जितना ज्ञान था, जितना मुझे पता था, मैंने वो 500-600 लाइन में लिखा। बट मैं बड़ा खुश था उसके बाद कि हाँ कम से कम ये काम कर रहा है। इफ एल्स में तो खैर मजा ही था, सब कुछ इफ एल्स में ही तो है। ठीक है। बिल्कुल सर। आज आप एक प्रोग्रामर हो, बेसिकली आप एक टेक्निकल गाय हो, आपकी कोई फेवरेट नॉन टेक हॉबी? मैं सर जनरली अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं साइकिलिंग करना पसंद करता हूँ हमेशा से। एक्चुअली शुरुआत में थोड़ी सी मुझे लगता है मजबूरी थी, जब मैं बैंगलोर में था अपने करियर के स्टार्टिंग में, शुरुआत में 5 साल में, वहाँ सर इतने जाम लगते हैं कि मतलब अलग ही जोक्स हैं बैंगलोर के ट्रैफिक के लिए ना। तो मेरे को उस समय समझ आया था कि यार यहाँ पे वैसे भी स्कूटर लोगे तो फंस जाओगे, यहाँ साइकिल ले लो, और साइकिल के लिए आप फुटपाथ पे चल सकते हो आराम से, पीपल डोंट माइंड। तो मैं हमेशा साइकिल लेके चलता था वहाँ। शुरुआत में मतलब एज अ मजबूरी ये स्टार्ट हुआ, बट देन मुझे काफी शौक लग गया था इसका। मैं वहाँ मतलब मॉर्निंग में, अगर वीकेंड है, अगर मेरे को कभी भी टाइम मिलता है, तो मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग पे जाना जरूर पसंद करता हूँ। तो साइकिलिंग इज योर नॉन टेक फेवरेट हॉबी?
ठीक है, अगला सवाल मोबाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं। एंड्रॉयड या आईओएस, कौन सा आपका फेवरेट है और क्यों? सर ये तो सदा सदा से जो लड़ाई है वो चलती आ रही है, बट मैं टू बी ऑनेस्ट में बताऊं, मैं अभी तक, अगर आप 2 महीने पहले तक बात करेंगे तो मैं सिर्फ एंड्रॉइड यूज करता था। अपने करियर में मैंने एंड्रॉइड यूज किया, एंड्रॉइड की ही एप्स डेवलप की, हमेशा से आई हैव बीन एंड्रॉइड यूजर। बट जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आई एम फोर्स्ड टू यूज आईफोन। 2-3 चीजों की वजह से। एक्चुअली बेसिक बस एक जो सबसे बात है वो है वीडियो क्वालिटी, इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है वो आई थिंक मैच नहीं हो पाती है एंड्रॉइड से, एंड दैट्स व्हाई आई स्विच टू आईफोन। एंड टू बी ऑनेस्ट, पहले मुझे जितना लग रहा था कि शायद मेरा एक्सपीरियंस खराब होगा, या मैं 10 साल के बाद स्विच कर रहा हूँ या 15 साल के बाद फोन स्विच कर रहा हूँ तो कैसा लगेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस दोनों तरफ से फाइन ही रहा है, तो अभी आई एम आईफोन यूज। टोटली अग्री। आईफोन जो लोग यूज कर लेते हैं ना, आईफोन का तो नशा है खैर। और नशा इस चीज का नहीं है कि वो महंगा फोन है, नशा इस चीज का है कि आईफोन की जो क्वालिटी है वो शायद कोई फोन कभी नहीं दे सकता। इवन जो मेरे वीडियोस हैं वो भी मैं आईफोन से शूट करता हूँ, कि डीएसएलआर वगैरह की जरूरत नहीं है मुझे। सो आई एम टोटली अग्री विथ यू। जी। अब अगला सवाल, कोई एक ऐसा गैजेट जिसके बिना आप नहीं रह सकते? आई थिंक सर फोन ही है आजकल, मतलब फोन हैज बिकम अ रिप्लेसमेंट ऑफ एवरी गैजेट। तो ऐसा क्या ही काम है जो आप शायद लैपटॉप पे कर सकते हो या कहीं और कर सकते हो। मेरे आई थिंक आधा टाइम तो अभी मैं यूट्यूब स्टैट्स की जो ऐप है शायद वही मैं देखते रहता हूँ, या बच्चों के कमेंट्स अगर देखने हैं तो देखते रहता हूँ। बट आई थिंक फोन फोन पे व्हाट्सएप या इन सब चीजों की वजह से आई वुड से दिस इज द गैजेट। फोन तो चलो ठीक है, फोन तो सबके पास है, वो तो फेवरेट गैजेट सभी का है। फोन आज की डेट में धड़कन है। फोन के अलावा कोई दूसरा गैजेट जो आप मोस्टली यूज करते हो और आप उसके बिना नहीं रह सकते? फोन के अलावा तो सर मैं शायद अपने ईयरफोन्स को बोलूंगा। आई थिंक मेरे को लगता है बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां मेरे को लगता है, अगेन जब से मैंने एप्पल के ईयरफोन्स यूज करना स्टार्ट किया है, कि क्योंकि मेरे लैपटॉप के साथ, मेरे फोन के साथ ये हमेशा सिंक में रहता है, मेरे को बहुत ज्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ता। एंड मतलब मैं हमेशा आई थिंक, अगर मैं अपनी पॉकेट हमेशा चेक करूंगा तो बस मेरी एक पॉकेट में फोन, एक पॉकेट में ईयरफोन, बस ये दो दो चीजें होती हैं। आजकल तो वॉलेट भी कैरी करना बंद कर दिया है। आई थिंक हम्म, आई वुड से ईयरफोन इज द थिंग दैट आई ऑलवेज कैरी एवरीवेयर। उसके अलावा आई थिंक मेरे को ऐसा कोई गैजेट नहीं है जिसका मैं बहुत ज्यादा फॉन्ड। नाइस। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं यूट्यूबर्स के बारे में, क्योंकि आपको देख करके बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए होंगे। बहुत सारे लोग चाहेंगे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, जिनको जो भी नॉलेज है उसके बारे में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। आप नए बिगिनर्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे इफ दे वांट टू बिकम अ यूट्यूबर? सर मेरा एडवाइस वही है जो मैं अपने आप फॉलो कर रहा हूँ, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों से जिनसे मैं बात करता हूँ जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, या इवन किसी भी सोशल मीडिया पे आप चाहते हो कि आपकी कुछ फॉलोइंग हो, कुछ गैदरिंग हो, मेरे को लगता है लोग है ना हमेशा उल्टा स्टार्ट करते हैं। लोग ये स्टार्ट करते हैं कि मैं ऐसा क्या डालूं जिससे व्यूज मिलेंगे, है ना। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ऐसा क्या एग्जैक्टली। डालूं जिससे व्यूज मिलेंगे। सबसे सबसे पहला तो पकड़िए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ऐसी क्या चीज है जिसके बारे में आप कंटिन्यूअसली अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल वीडियो बनाएंगे तो आपको कोफ्त नहीं होगी। दूसरी बात, कभी भी ये ना सोचें कि अभी इस 5 सेकंड में मैं क्या करूंगा तो क्या होगा, अगले 5 सेकंड में करूंगा तो क्या होगा। आप बस ये मान के चलिए मेरे को एक ऐसा वीडियो बनाना है जिसमें मैं सबकी एक्चुअल जो मेरी वीडियो देखेगी वो कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएगा। मैं उसकी कोई जिंदगी की समस्या इसमें सॉल्व करने वाला हूँ। अगेन, अगर आप चाहे कॉमेडी बना रहे हैं तो मैं चाहे मेरी कोई अगर वीडियो देखेगा तो 5 मिनट के लिए उसे खुशी मिलेगी। मेरा जोक सोचकर हो सकता है, या मेरे बारे में सोचकर वो शायद रात में भी एक बार खुश हो जाएगा। अगर कुछ आपने रियल वैल्यू दी है, आप क्लिकबेट नहीं बना रहे हैं, यूजर का बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। सो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग एक वैल्यूएबल कंटेंट देना चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट ही शेयर करना चाहिए, राइट? बिल्कुल। अब एक सवाल, चूंकि यूट्यूब पे दो तरह के वीडियोस हैं, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, दूसरा एडिटेड वीडियोस होते हैं। आप क्या प्रेफर करते हो ग्रोथ के जी सर, प्रोस्पेक्ट से? मैं सर एडिटेड वीडियोस थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 2-3 कारण है उसके। एक तो पर्सनल कारण भी है कि लाइव की एक बार जब आप लगातार करना शुरू करते हो ना तो उसका एक कमिटमेंट है एक पर्टिकुलर टाइम का, है ना। हम्म। मैं भी अभी फैमिली वाला हूँ, मेरा एक छोटा बेटा है 1 साल का, 1.5 साल का, तो मैं हमेशा अभी ऐसा नहीं कर सकता कि कभी भी मतलब मेरे को अगर टाइम चाहिए तो बच्चा कब अवेलेबल होगा, फिर अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो मुझे इस हिसाब से करना पड़ेगा कि बच्चे एग्जैक्टली। का क्या टाइम है। बच्चा कॉलेज से 7 बजे आता है, अब वो मेरा टाइम है या नहीं। और दूसरा मेरे को लगता है लाइव स्ट्रीम में ना सर एक पॉइंट के बाद क्वालिटी लूज हो जाती है, क्योंकि जैसे आप लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो भी अगर देखेंगे, जो चीज लाइव क्लास में 1 घंटे में पढ़ाई जाती है वो अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो शायद 15 से 20 मिनट में पढ़ा पाऊंगा। तो थोड़ी चीजें कंसाइज हो जाती हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता इधर उधर, और अगर कभी गलती हो जाती है तो आप फिक्स कर सकते हैं क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आई जनरली प्रेफर रिकॉर्डिंग ओवर लाइव स्ट्रीम। एडिटेड वीडियोस, राइट। अब इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक प्रोग्रामर नहीं होते तो आपका सेकंड चॉइस ऑफ जॉब क्या होता? सर ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं बचपन से मैंने जो भी किया है ना, आई हैव बीन अ फेलियर एट इट। मतलब मेरे को स्कूल में हमेशा ऐसे लगता था कि मेरे जो बड़े भैया थे ही वाज अ वेरी गुड एथलीट, है ना। हम्म। वो मतलब नेशनल्स खेलते थे, जूडो खेलते थे, वो खेलते थे।
एंड मैं जो भी खेलता था ना, मैं उसमें खराब था। मैं बाकी जो करता था, मैंने सिंगिंग करने की कोशिश करी स्कूल में, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वहाँ बहुत सारी चीजें करने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। जी मतलब मेरे को बाद में ऐसा लगा कि मैं कंप्यूटर लाइन में इसलिए आया क्योंकि यही एक शायद लाइन ऐसी है जिसमें खराब नहीं था मैं, तो मैंने ये करना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ये कर रहा हूँ। बट हाँ, अगर मैं उसके अलावा बात करूँ इंजीनियरिंग मोड में ही, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन था, या अगर फिजिक्स की मैं बात करूँ तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा कॉलेज में बोलता था कि अगर मैंने कंप्यूटर साइंस ना ली होती तो प्रॉब्ली आई वुड हैव बीन अ मैकेनिकल इंजीनियर। नाइस नाइस। सो दोस्तों, आपने प्रशांत जी के बारे में काफी कुछ जाना। आई होप कि इन्होंने जो कुछ भी एडवाइस दी है वो आपके काम की होगी। जो लोग भी प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी नो डाउट चीजें जितनी ज्यादा डिजिटल होती जा रही हैं, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा डिजिटल होंगी। ये चीजें रिवर्स नहीं जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। सो बिल्कुल, इस अभी इंडस्ट्री तो हम में करियर तो 5% पे भी बहुत नहीं खड़े अच्छा हैं। है, इनकम बस पे। बिल्कुल। जी, प्लीज ऐड कीजिए। हाँ, सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं बस यही बोल रहा था कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंडस्ट्री का टाइम अभी ओवर हो गया, अभी जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंजीनियर निकल रहे हैं। बट एक्चुअल पॉइंट ये है कि अभी शायद हम 5% पे भी नहीं खड़े हैं जहां कंप्यूटर साइंस इंडस्ट्री होने वाली है। एक पॉइंट के बिल्कुल बाद आप कोई भी काम कर रहे हो, बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक वेब डेवलपमेंट की स्किल्स शायद हर आदमी को चाहिए होंगी। एग्जैक्टली exactly. और ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसका नॉलेज यार होना ही चाहिए सभी को। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 20% भी ना, बट नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बिल गेट्स का भी कहना बिल्कुल यही है, इफ यू आर नॉट ऑन द इंटरनेट यू आर आउट ऑफ द बिजनेस। सो बेसिकली कुछ भी काम करना चाह रहे हैं आप, आपको इंटरनेट पे तो मौजूद होना बेहद जरूरी है। अब किसी भी तरह से आप अवेलेबल रहिए, नॉलेज रखना जरूरी है। प्रोग्रामिंग कोडिंग तो लाइफ का एक पार्ट है, सबकी लाइफ में कोडिंग प्रोग्रामिंग है। इवन अगर आप एक मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं तो इसमें भी कोडिंग यूज होती है। आप बिल्कुल। वो यूज भी कर रहे हो, आप कुछ टाइप भी कर रहे हो, उसके बिहाइंड में भी कोडिंग ही काम कर रही है एक्चुअल में। सो आई होप कि ये सेशन आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। प्रोग्रामिंग और कोडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो प्रशांत जी के चैनल पे विजिट करें। केजी कोडिंग बाय प्रशांत सर के नाम से आपका चैनल है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह के और भी कमाल के लोग मैं अपने चैनल पे लेकर के आता रहूं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकें और जेन्युइन तरीके से सीख सकें, तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी ऐसी डिमांड है कि अगला पॉडकास्ट किसके साथ किया जाए, उनका नाम कमेंट करके जरूर ड्रॉप करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें रीच आउट करने की, और नेक्स्ट सेशन में उनसे ही मुलाकात करेंगे। सो थैंक यू सो मच प्रशांत जी वंस अगेन कि आप टाइम निकाल करके इस सेशन में आए, एंड यू हैव गिवन सो मच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सदाम सर फॉर इनवाइटिंग मी।